गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनमोल खर्ब ने बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। किसने जीता है? तो अनमोल खर्ब ने। आइए समझते हैं। देखिए भारत की हैं अनमोल खर्ब, जिन्होंने बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स इवेंट का खिताब जीता, अपना पहला खिताब जीता। ओके, 17 वर्ष की हैं ये और इन्होंने फाइनल मैच में डेनमार्क की अमाली सुल्ज को हराया और हराकर उन्होंने जो है बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। ओके, किसे हराकर? तो इन्होंने फाइनल मैच में डेनमार्क की अमाली सुल्ज को हराया है और उन्हें हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया है। बात करें उनके आगे की करियर की तो देखिए अनमोल खर्ब फरीदाबाद से हैं और 2004 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम का ये हिस्सा भी रह चुकी थी। ओके, अब बात करें उनके रैंक की तो वर्तमान में खर्ब वर्ल्ड रैंकिंग में ये 222वें स्थान पर है। ठीक है, इनकी रैंकिंग की हम रैंकिंग को देखते हैं तो ये खर्ब वर्ल्ड रैंकिंग में 222वें स्थान पर है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात ये है कि बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 महिला सिंगल का खिताब जो है वो अनमोल खर्ब ने अपने नाम किया है। किसे हराकर? तो डेनमार्क की अमाली सुल्ज को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ओके, बेल्जियन इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बेल्जियन इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट है जो 1958 में स्थापित किया गया था, यानी तब से ये आयोजित किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो असामान्य समय अंतराल में होता है। मतलब यहाँ पे हुआ कि इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जैसे 1 साल के अंतराल पे हो, 2 साल के अंतराल पे, 4 साल पे, यहाँ पे कोई इसकी लिमिटेड बाउंडेशन नहीं है। इसलिए कहा गया है कि असामान्य समय अंतरालों पर ये जब मन हुआ तब इसे कराया जाता है। ओके, विजेता 2024 में कौन कौन रहे? पुरुष सिंगल का खिताब जीता जुलियन कैरागी ने। किसने? जुलियन कैरागी ने। और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? अनमोल खर्ब ने। तो पुरुष सिंगल के खिताब में जुलियन कैरागी बेल्जियम के रहे और महिला सिंगल्स में अनमोल खर्ब जी जो भारत के रहे, इन्होंने डेनमार्क की अमाली सुल्ज को हराकर ये पदक अपने नाम किया है। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीरज चोपड़ा से संबंधित न्यूज है। नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ओके, देखिए भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल 2024 में ब्रुसेल्स में आयोजित है। ब्रुसेल्स में 87.86 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। ओके, देखिए इन्होंने नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का थ्रो किया और इस थ्रो के साथ वे दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि शीर्ष स्थान से केवल 1 सेंटीमीटर से वो चूके हैं। अगर हम बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान में जो है पेरिस ओलंपिक्स के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता। किसने? एंडरसन पीटर्स ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया और इन्होंने बस 1 सेंटीमीटर इनसे ज़्यादा भाला फेंका। कितना इन्होंने फेंका था? 87.86 और एंडरसन ने फेंका 87.87 मीटर का थ्रो करके इस रैंक में, इस खेल में जो इन्होंने ब्रुसेल्स डायमंड लीग में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया एंडरसन पीटर्स ने। ओके, ठीक है। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.97 मीटर थ्रो के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया और पहला स्थान हमने देख लिया, किसने? एंडरसन पीटर्स ने प्राप्त किया। दूसरा स्थान जो है नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया। तीसरा स्थान जो है जर्मनी के जूलियन वेबर ने 85.97 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओके,
अब बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज जो है लगातार दूसरे साल डायमंड लीग में उप विजेता हैं, यानी कि पिछले साल भी ये उप विजेता का मतलब कि दूसरे स्थान पर रहे और इस बार भी ये इसमें दूसरे स्थान पर ही रहे हैं। इन्होंने 2023 में चेक गणराज्य के जाकुब वडलस से हार का सामना किया। किससे हार का सामना किया 2023 में? तो चेक गणराज्य के जाकुब वडलस से हार का सामना किया। और 2024 में एंडरसन पीटर्स से इन्होंने हार का सामना किया। ओके, अब 2023 में जो इनका थ्रो था, देखिए 84.24 मीटर थ्रो करके खिताब जीता था किसने? वडलस ने। और नीरज का जो थ्रो था 83.80 मीटर था। इस बार खैर अगली बार 2023 की बात करें तो अब तो देख लो थोड़ा सा अंतर भी है, लेकिन यहाँ पे तो मात्र 1 सेंटीमीटर के अंतर से ये चुके हैं। इस बार ये विजेता हो सकते थे, पर खैर ठीक है, इन्होंने अपने देश का नाम तो रोशन ही किया है। ओके, डायमंड लीग की हम बात कर लें तो 2010 में एक प्रमुख एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रूप में इसका आयोजन शुरू हुआ 2010 से। और इसमें कौन कौन से इवेंट कराए जाते हैं? तो इसमें स्प्रिंट, मध्यम दूरी की दौड़, बाधा दौड़, कूद और थ्रो जैसे ट्रैक और फील्ड की कई तरह की स्पर्धाएं इसमें शामिल की जाती हैं। तो ये हमने पढ़ा पूरा डायमंड लीग के बारे में, जिसमें नीरज चोपड़ा जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं 87.86 मीटर थ्रो के साथ। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्डन के राजा ने जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो टोटल जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है कुल मिलाकर? तो जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला दो, किसने? जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला दो ने जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद बिशर अल खसौने की कैबिनेट ने संसदीय चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि जब जफर हसन वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए तो बिशर अल जो हैं वहाँ पे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने चुनाव के बाद जो है इस्तीफा दे दिया। ओके, जफर हसन की अगर हम बात कर लें तो ये हार्वर्ड शिक्षित राजनीतिक और पूरी योजना मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में राजा के कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब कि जो अभी फ़िलहाल में ये जॉर्डन के राजा जो हैं, जो जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला दो, ये उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यानी कि वो उनके कार्यकाल का नेतृत्व करेंगे। उनके पास जो है, अगर हम बात करें जफर हसन की, तो उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि भी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला दो, जिन्होंने जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसकी जगह पे इनकी नियुक्ति हुई है? तो बिशर अल खसौने, किसके जगह पे? बिशर अल खसौने के जगह पे इनकी नियुक्ति जो है वो की गई है। अब थोड़ा सा हम जॉर्डन के बारे में एक नज़र में देख लें अगर, तो जॉर्डन जो है मध्य पूर्व में स्थित है। इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब से घिरा हुआ एक देश है। इसका एक छोटा समुद्र तट लाल सागर के किनारे भी है। राजधानी इसकी देखें तो अम्मान है। मुद्रा है जॉर्डियन दिनार। वर्तमान शासक यानी वहाँ के राजा कौन है? राजा अब्दुल्ला दो। ठीक है, राजा अब्दुल्ला दो। और वहाँ के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जफर हसन को। ओके, तो ये रहा जॉर्डन से इम्पोर्टेंट न्यूज वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक वैसा ही है कि सीरियाई राष्ट्रपति ने मोहम्मद घाजी, किसे? मोहम्मद घाजी जलाली को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सीरियाई राष्ट्रपति, देखिए अब सीरिया के राष्ट्रपति के बारे में देखें तो सीरियाई के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। कौन है सीरिया के राष्ट्रपति? तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने मोहम्मद घाजी जलाली को सीरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जॉर्डन का भी नियुक्त किया गया जफर को, और सीरिया का भी किसे नियुक्त किया गया है नया प्रधानमंत्री? तो मोहम्मद घाजी जलाली। मोहम्मद घाजी जलाली को जो है वो सीरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 55 वर्ष के हैं घाजी जलाली और सिविल इंजीनियर और अर्थशास्त्री हैं। नई कैबिनेट का गठन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
कहने का मतलब यहाँ पे है कि नई कैबिनेट का तो गठन यही करेंगे। जब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये कैबिनेट का जो भी कैबिनेट होगी उसके नेता होंगे, तो नए कैबिनेट का गठन इनके द्वारा ही किया जाएगा। ओके। मोहम्मद गाजी जो है जलाली हुसैन अर्नौस की जगह लेंगे। मोहम्मद गाजी जलाली किसकी जगह लेंगे? तो मोहम्मद गाजी जलाली जो है वो अर्नौस की जगह लेंगे। हुसैन हरनौस की जगह जो है इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 2020 से, जो कि देखिए जो हुसैन हरनौस हैं 2020 से प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। और जिसकी सरकार जुलाई के संसदीय चुनाव के बाद एक देखरेख वाली भूमिका में थी। समझिए यहाँ पे मोहम्मद गाजी जलाली जिन्हें हुसैन अर्नौसा की जगह पे नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? तो सीरिया के राष्ट्रपति जो है बशर अल असद के द्वारा। जो हुसैन अर्नौस हैं इन्होंने 2020 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, और जो 2000 जुलाई में चुनाव हुए हैं उसके बाद से ये सिर्फ देखरेख की भूमिका में थे, यानी कि अभी जो है मोहम्मद गाजी की नियुक्ति नहीं हुई थी तो देखरेख की भूमिका में थे। अब जो है कम्प्लीटली मोहम्मद गाजी जलाली को जो है वो सीरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। ओके। बात कर ले अगर सीरिया की तो राजधानी दशमिक हो जाएगा, और मुद्रा की बात कर लें तो सीरियाई पाउंड जो है वो मुद्रा सीरिया की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला देख लें। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि JSPL और JRPL ने उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। JSPL और JRPL ने उड़ीसा में, इम्पोर्टेंट रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए जिंदल स्टील एंड पावर JSPL और जिंदल रिन्यूएबल पावर ने उड़ीसा के अंगुल में, कहाँ पे? तो उड़ीसा के अंगुल में स्टील निर्माण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसी स्टील निर्माता द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिबद्धता को ये समझौता जो है वो दर्शाता है। याद रखिए, फिर से कह रहा हूँ कि JSPL और JRPL ने उड़ीसा के अंगुल में जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। किसके निर्माण के लिए? तो स्टील निर्माण के लिए। ओके। अब स्टील मेकिंग के साथ एकीकरण, इसको समझ लेते हैं। JSPL अपनी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन इकाइयों में ग्रीन हाइड्रोजन का ये उपयोग करेगी। अब इसे पहले चरण में यानी कि दिसंबर 2025 तक 4500 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य जो है वो इसमें शामिल किया गया है, और ये अंगुल स्टील वर्क्स के लिए सालाना 36,000 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति भी ये करेगी। ओके। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, इतना समझिए कि JSPL और JRPL ये दोनों जो है स्टील के निर्माण के लिए, ये आपको पहले पॉइंट से ही समझ में आ जाएगा कि स्टील के निर्माण के लिए जो है वो उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन समझौते के ज्ञापन पर इन लोगों ने समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LIC ने डाइव कार्यक्रम के तहत नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म के विकास के लिए इंफोसिस को नियुक्त किया है। LIC ने डाइव के लिए, देखिए LIC द्वारा इंफोसिस को नियुक्त किया गया है, किसके लिए? तो डाइव कार्यक्रम के लिए। ओके। जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू एनहांसमेंट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इंफोसिस को नियुक्त किया है। ठीक है। LIC ने जो है अपने डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू एनहांसमेंट के लिए जो है इंफोसिस को नियुक्त किया है। बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। इस पहल का अगर उद्देश्य देख लें तो LIC के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। LIC ने अपने डाइव कार्यक्रम के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इंफोसिस को नियुक्त किया है। बस सीधी सी बात है, आप इतना ही याद रखिएगा कि LIC द्वारा जो है वो इंफोसिस को नियुक्त किया गया है। डाइव की अगर यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करें तो अपने डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू एनहांसमेंट कार्यक्रम के लिए।
ठीक है। डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू इन्हांसमेंट, ये डाइव का फुल फॉर्म यहाँ पे इंगित है, आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 भारत की बायोटेक ताकत का प्रदर्शन। ओके, समझते हैं इसको। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो ये चौथा संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो चौथा संस्करण है नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसने भारत की बायोटेक टेक्नोलॉजी में प्रगति को उजागर किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो दिल्ली में आयोजित किया गया संपन्न भी हुआ, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग के विषयों और उनके बायो इकोनॉमिक पर प्रभाव जो है वो ध्यान जो है केंद्रित किया। समझिए, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में समझिए। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये इसका चौथा संस्करण था। ओके, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का ये चौथा संस्करण था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया। बस छोटी सी बात, कहाँ पे आयोजित किया गया इसे? तो इसे आयोजित कहाँ किया गया? आयोजित किया गया इसे दिल्ली में। ठीक है, ये इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया और मंत्रालय इसमें क्या आ जाएंगे? तो मंत्रालय आ जाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसमें इसके द्वारा ये आयोजित किया गया। ओके, अब बायोटेक उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए। बायोटेक उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि बायोटेक उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो BIRAC इनोवेटर्स अवार्ड दिया गया है और बेस्ट स्टार्टअप एक्स हैबिटेट का अवार्ड जो है इसके तहत दिए गए हैं, यानी कि 2 अवार्ड जो है वो बायोटेक उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए गए हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला बड़ा ही खूबसूरत न्यूज़ है कि पीली आंखों वाले पेंगुइन ने न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता। किसने? तो पीली आंखों वाले पेंगुइन ने। चलिए, होइहो या पीली आंखों वाले पेंगुइन, पीली आंखों वाला पेंगुइन या होइहो के नाम से इसे जाना जाता है, उसने न्यूजीलैंड में बर्ड ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है वो दिया गया किसे? होइहो को या पीली आंखों वाले पेंगुइन को। ठीक है, 2019 में अपनी पिछली जीत के बाद यह इसकी दूसरी जीत है, यानी कि 2019 में भी इसे बर्ड ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड का जो है वो 2019 में भी न्यूजीलैंड का बर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो होइहो ने ही जीता था। ठीक है, होइहो को जैसे कि यहाँ पे वोटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया, टोटल जो है 6328 वोट मिले, जिससे यह काकापो के साथ 2 बार खिताब जीतने वाला एकमात्र पक्षी जो है वो बन गया है। ओके, जिससे यह काकापो के साथ 2 बार खिताब जीतने वाला एकमात्र पक्षी जो है वो बन गया है। ओके, अब महत्व और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। होइहो जिसे माओरी में शोर मचाने वाला के रूप में जाना जाता है। माओरी न्यूजीलैंड में होइहो जिसे माओरी में शोर मचाने वाला के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे दुर्लभ पेंगुइन प्रजाति है और यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है, यानी न्यूजीलैंड के लिए अद्वितीय है। अपनी तेज तीखी आवाज़ के बावजूद होइहो बेहद शर्मीली पक्षी है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे समझने के लिए कि पीली आँखों वाली पेंगुइन या होइहो जो है लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड की बर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित की गई है। ओके, ठीक है। अब इसके पहले जो था वो कौन पक्षी जीते थी? काकापो भी 2 बार खिताब जीती है और होइहो भी 2 बार खिताब जीत गई। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कि फार्मूला 1 से कि पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता और मैक्लारेन ने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में रेड बुल को पछाड़ा। देखिए, ऑस्कर पियास्त्री ने 2024 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता, जिसमें चार्ल्स लेक्चलर की फेरारी दूसरे स्थान पर
और जॉर्ज रसेल की मर्सिडीज जो है वो तीसरे स्थान पर रही। यानी कि ऑस्कर पियास्त्री ने जो 2024 में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसमें वो पहले स्थान पर रहे। इसमें चार्ल्स लेक्लर की जो फेरारी है वो दूसरे स्थान पर रही और जॉर्ज रसेल की जो मर्सिडीज है इस प्रतियोगिता में वो तीसरे स्थान पर रही है। पियास्त्री की जीत और लैंडो नॉरिस के चौथे स्थान पर रहने के साथ साथ देखिए चौथे स्थान पे इसमें कौन है, तो लैंडो नॉरिस भी चौथे स्थान पे। यानी कि टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 4 स्थानों की जो टॉप से हैं उनकी बात की। अब देखते हैं मैक्लारेन बाकू सिटी सर्किट में अपनी पहली जीत के साथ कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में ये पहले स्थान पर पहुँच गया है। ओके, 2024 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो 15 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ। ये आधिकारिक इसका नाम है फार्मूला 1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2024। कहाँ पे आयोजित किया गया, तो बाकू अजरबैजान। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि टेबल टेनिस है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियंस जो है मकाओ में सन इंग्सा और लिन सिंदोग ने खिताब जीता। चलिए ये चीन से है। देखिए चीन की सन इंग्सा और लिन सिदोंग ने विश्व के टेबल टेनिस चैंपियंस मकाओ 2024 में अपनी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। ठीक है, सन इंग्सा के बारे में देख लेते हैं। सन इंग्सा जिन्हें सासा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने ही हमवतन वांग इदी को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सन इंग्सा ने वो महिला एकल में का खिताब जीता। किसे हराकर, तो अपनी हमवतन वांग इदी को हराकर। ये उनका जो है वो 5वां वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप खिताब है और 2024 का उनका ये तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने इंचियोन और चोग किंग में जीत हासिल की थी। तो यन सन इंग्सा जो है इन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है। और लिन सिदोंग की बात करें तो लिन सिदोंग ने पुरुष एकल फाइनल में जर्मनी के क्यू डोंग को हराकर अपना पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। देखिए इनका पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब है और इंग्सा का 5वां जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस खिताब है। ओके, तो महिला एकल में इंग्सा हो जाएंगी और पुरुष एकल का खिताब जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस में सिदोंग हो जाएंगे और ये दोनों चीन से हैं। ओके, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ओके दोस्तों, तो देखिए आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे हमने आपके साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे भेज दें ताकि नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आप तक ये जो इसका नोटिफिकेशन है पहले जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।